चर्चा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। आज से देश में होंगे कई बड़े बदलाव। सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियमों में होगा बदलाव। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। अंबाला के गांव शेरपुर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री। शहीद गुरप्रीत सिंह के घर पहुंचकर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। पुष्प अर्पित कर शहादत को किया नमन। परिवार से मुलाकात कर दी सांत्वना। शाहबाद पहुंची हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा। पहले चरण में कुल 13 हलकों में निकाली पदयात्रा। दूसरे चरण में अंबाला से की यात्रा शुरुआत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान भाजपा पर साधा निशाना। करनाल में आयोजित स्वागत समारोह में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली। कांग्रेस पर साधा निशाना। केदारनाथ में फटा बादल फटने के साथ मौके पर हुआ लैंडस्लाइड। पैदल मार्ग पर आवाजाही की गई बंद। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मची तबाही। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू से की बातचीत। केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। सीएम सुक्खू ने बुलाई हाई लेवल बैठक। अब खबरें विस्तार से। आज से देश में कई बड़े बदलाव होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। अगस्त महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। क्रेडिट कार्ड के भुगतान से 1% चार्ज लगेगा। सीएनजी पीएनजी के रेट भी बदलेंगे और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि आज से 1 अगस्त का महीना शुरू हो गया है। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों को बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगस्त के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही गूगल मैप के इस्तेमाल पर भी असर पड़ेगा। यानी इस महीने से कई चीजें महंगी और सस्ती हो सकती है। आपको बता दें, पिछले महीने सरकार ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने में भी सरकार सिलेंडर के दाम कम कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगस्त में कुल 13 दिन की बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। सीधा रुख करेंगे, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। किए गए थे बाद में उस कीमत को, क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रचलन हुआ तो मार्केट में बहुत सारे बल्ब आ गए। अब उस प्रदेश में कम क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों होते हैं? प्रदेश का जो डिस्कॉम डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने को ठीक करने के लिए, बिजली बचत करने के लिए प्रमोशन में उनको भी आगे आना चाहिए। जो सरकारें आगे आती हैं वहाँ इस बल्ब की सेल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हुई है। जो सरकारें प्रदेश की सरकारें आगे नहीं आती हैं वहाँ ये स्थिति बहुत सामान्य मिलती है। माननीय ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले दशक में भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनर्जी सेविंग्स में और सस्टेनेबिलिटी में बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर इसका प्रशंसा होता है और ये एक उदाहरण है उजाला योजना जिसके बारे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि एनर्जी सेविंग्स का जो टेक्नोलॉजी वो हर साल आगे बढ़ते जाता रहता है और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एलईडी बल्ब्स है, इनके स्टार रेटिंग्स होते हैं। एनर्जी स्टार रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 करके जो सबसे अधिक रेटिंग होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा बचत होता है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि आने वाले दिनों में क्या उनका प्लान है कि
और ही आगे बढ़ा सके ऐसे योजनाएं को, ताकि हायर स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स, एलईडी बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में ESL कंपनी जो एक केंद्र सरकार की CPSU है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जब शुरू कराया था तो 1 स्टार बल्ब यही मार्केट में लाए गए थे। बाद में 1 स्टार के बाद 3 स्टार भी आए थे। अब 1 स्टार और 3 स्टार की एफिशिएंसी को देखते हुए अब ये सारी मार्केट जो प्राइवेट मार्केट है वो सब इसमें आ गए हैं। अब इसको इम्प्रूव करते हुए 5 स्टार रेटिंग के जो बल्ब हैं वो ESL जो है वो सप्लाई करते हैं। लेकिन 5 स्टार में अभी मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन इसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो 5 स्टार रेटिंग है उसमें पर्याप्त बल्ब उपलब्ध हैं और एक बल्ब 70 रुपये के हिसाब से वो सप्लाई किया जाता है अभी भी इस बार। और उसमें लगभग जो बल्ब सप्लाई किए गए हैं पर ईयर के हिसाब से जो डाटा हमारे पास है उसमें 13 लाख बल्ब 22-23 के अंदर पर ये सप्लाई किए गए। श्री इमरान मसूद जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बल्बों का वितरण हुआ और जब आप बल्ब वितरित कर रहे हैं, जो मजरे हमारे अधूरे पड़े हुए हैं जहां विद्युतीकरण ही नहीं हो पाया, क्या माननीय मंत्री जी उन गांव की विद्युतीकरण की योजना को कोई केंद्र से पैसा भेज करके पूर्ण कराने का काम करेंगे, जैसे राजीव गांधी योजना और पंडित दीनदयाल योजना? आपका रेवेन्यू गांव है या मजरा है? मजरे, जो छोटे मजरे हैं, मैं उन छोटे मजरों की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, 2 योजनाएं थी, पंडित दीनदयाल योजना बंद शायद कर दी गई, तो वो जो कार्य अधूरे पड़े हैं क्या उनको पूर्ण कराने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये आज LED बल्ब को लेकर के ही एक प्रश्न है। तो LED के जहाँ तक संबंध है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो आंकड़ा है 2.6 करोड़ यानी 2 करोड़ 62,95,000 बल्ब ये वितरित किए गए हैं। और इसमें बहुत सी सरकारों ने ऐसा भी किया कि अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करके कुछ जगह पर फ्री भी बांटे गए हैं, कुछ जगह पर सस्ते भी दिए गए हैं। तो उन मजरों में या अन्य स्थानों पर भी अगर बल्ब का वितरण फ्री करना है, ये नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पर ही ESL काम करता है। इसमें अगर कोई आगे प्रमोशन की स्कीम बनानी है तो प्रदेश की सरकारें ही बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 145 से मोहम्मद हनीफा। ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मेंबर। शुक्रिया ऑनरेबल सर। सर, कारगिल लद्दाख का पॉपुलेशन वाइज बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है सर्दी में, विंटर में 5 महीने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहती है और पिछले 50-60 सालों से वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी का डिमांड होती रही है। वहाँ पर एक छोटा एयरपोर्ट बनी है, वो भी पिछले 30 सालों से बनी है, वो भी ऑपरेट नहीं है। तो उड़ान स्कीम के तहत 2 बार उस एयरपोर्ट को लिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ एयर सर्विस शुरू नहीं है। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि पिछले 2 साल पहले करगिल में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे वहाँ पे कंडक्ट हुई थी, लेकिन अभी तक उस सर्वे का कोई अता पता नहीं है। क्या वो सर्वे कंप्लीट हुई है? अगर हुई है तो उसका स्टेटस क्या है? और इसमें आंसर आपने दिया है कि वहाँ पे एक जगह का नाम दिया है, वहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उसके अलावा और भी जगह है वहाँ पे, क्या वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करके एयरपोर्ट बनाने का आपका प्लान है? Speaker sir, the government of India has always been interested in opening an airport there in Kargil, sir, with civilian interest. We want civilians to have access to air connectivity from Kargil. And regarding this, we have been trying from our side. The administration, Ladakh administration, has identified certain sites, which is the process where they send us the sites and we do the inspection. And accordingly, Waka Kargil, Turtuk, Dikshit, Nyoma, Padum, Janskar. These are some of the sites which have been offered to us, and we have done thorough inspection, thorough site studies, surveys have been done. But after all that also, because the terrain is so challenging in Kargil, it was found to be very difficult to operate an airport from.
आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में तबाही मची है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सीएम से बातचीत की और केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। आपको बता दें, इसके बाद सीएम सुक्खू ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है। बादल फटने के बाद 2 की मौत और 36 लोग लापता। रेस्क्यू कार्य भी फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि राहत कार्य तुरंत आरंभ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल की गई है और रेस्क्यू कार्यों की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण आप ये तबाही आप देख पा रहे हैं और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू से फोन पर बातचीत की और केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता का भी भरोसा दिलाया। इसके बाद सीएम सुक्खू ने बुलाई हाई लेवल की बैठक। बादल फटने से 2 की मौत और 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक इमारत ढह गई तबाही में और इसके बाद केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है और सीएम सुक्खू ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ जहां पर तबाही मची है उस हालातों की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिमला से उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अब तक? आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में तबाही मची है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बादल फटने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है उनसे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सीएम से फोन पर बातचीत की और केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता का भी भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उसके बाद जो ये हालात हैं अधिकारियों के साथ इन हालातों की समीक्षा भी करेंगे। बादल फटने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि बताई जा रही है और 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू कार्यों में सारी टीमें एकजुट होकर कार्य कर रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिमला से उमेश हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट है अब तक की? यह बिल्कुल तबाही का ऐसा मंजर है जो पिछली बार की याद ताजा कर रहा है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही ने जान माल का भारी नुकसान किया था, संपदा का नुकसान किया था, वैसा ही पिछले 3 दिन से हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है वैसा ही कुछ हालात देखने को, खासकर जो सतलुज बेसिन है, रावी बेसिन है और जो ब्यास बेसिन है, इन तीनों नदियों के किनारे में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जैसा हमने पिछली बार देखा था। अब रामपुर के करीब जो समेज खट में जो बादल फटने की घटना हुई है उसमें 30 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है और साथ में ही जो बागीपुल क्षेत्र है 9 लोगों के वहाँ मकानों सहित वहाँ लापता होने की सूचना। तो तबाही का बहुत बड़ा मंजर है। बिल्कुल पूरा इलाका है, कठिन दुर्गम इलाका, पहाड़ी इलाका, बिल्कुल ढांक का इलाका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें आ रही है। सड़क संपर्क टूट गया है, लेकिन मौके पर डीसी पहुंच गए हैं, एसपी पहुंच गए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों टीमें पहुंच गई हैं। जो लोग स्थानीय लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन चीख पुकार का ऐसा मंजर है जो ऐसी तबाही हमने इस तरफ इस इलाके में नहीं देखी थी। तो बादल फटने की घटना ने लोगों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये एक क्षेत्र की बात है। बागीपुल में इसी जो नदी क्षेत्र है, जो नाला क्षेत्र है, इसमें तबाही में चाहिए लगभग 9 से 10 लोगों के लापता होने की सूचना यहाँ मिली है। अब मंडी की बात करें, वहां तबाही का मंजर है। मणिकर्ण घाटी, कुल्लू, मनाली, पूरा जो ये इलाका है पूरा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बड़ी बात इस वक्त है शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की कमेटी चल रही है जो इसकी समीक्षा कर रही है कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के काम को ग्राउंड जीरो तक पहुंचाना है, कैसे लोगों को मदद पहुंचानी है, क्या हवाई इवैक्यूएशन करना है, तमाम ऐसी बातें चल रही है। अमित शाह ने बात करी है, जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री से बात करी है, तमाम ऐसी बातें। और सबसे बड़ी बात जो ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन अभी है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में इस इलाके का जो प्रभावित क्षेत्र है इसका हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो
सरकार तमाम तरह की एहतियात बरत रही है, तमाम तरह के जो सरकार के इक्विपमेंट है, सरकार की मशीनरी, मैन एंड मशीनरी को डिप्लॉय किया गया ताकि जो लोग हैं, तबाही का जो मंजर है और जो तबाही की जो दर्द है उसको कम किया जा सके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जी, आपको बता दें, बादल फटने से 2 की मौत बताई जा रही है और रामपुर में रेस्क्यू कार्य भी जारी है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है, जहां पर चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी बोल रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। Millions and millions of travelers who are transiting through these airports is being collected. What is the mechanism that the government has put in place in order to ensure that the integrity of that data, the privacy of those people is protected and not infringed upon? Thank you, Speaker, sir. Sir, the concern that has been raised by the honourable member is a concern that we all share, and especially the government of India is very much committed to protect the privacy of each and every individual of this country, sir. That much I can assure you through this. And how exactly the Digi Yatra app is trying to achieve it. Sir, first of all, the PII, the personal identifiable information that is there with us, it is totally encrypted and stored in the passenger's own smartphone. A smart wallet, secure wallet in the Digi Yatra app. It is not coming to us, first of all. And then whatever is there, no data is stored with us as a distributed ledger. The PII data is also not stored in any central location. Hence, the risk of data loss, data theft, or data breach does not arise. And also, the PII data is shared directly by the passenger and whoever is the verifying agency for a very limited time limit. So after every 24 hours, the data gets purged, sir. It is lost from the system entirely. And whatever data is there, it is data stored in the individual smartphone of the own passenger himself in the app itself. So there is no, so the verifying agency which verifies the data and only gets it. And it is an authorized agency which is enabled by the central government. It verifies and all the data gets purged after this whole process is done. So the data loss, data theft does not arise in the situation of Digi Yatra app, sir. Srimati Supriya Sule. Sir, I appreciate the DG app. It's a very good and a very efficient app. Just in the interest of national security, I'd like to ask the Honorable Minister that when you are traveling anywhere, in the national interest, connected with the app, is it compulsory for every traveler to carry an Aadhaar card? Suppose I'm traveling on a ticket. So does it either in your app or whenever I travel, does the name have to match each other? Because there's a story in Maharashtra which was very alarming. In Delhi and Bombay, sir, बहुत चिंता के विषय है. There is a passenger who claims, it came in the newspaper, so I'm just bringing that to your notice, कि आदमी ने नाम बदली करके travel किया. तो अगर टेक्नोलॉजी में ऐसे कोई भी जा सकता है, so is that checks and balances? People cannot. So the Aadhaar card is critical for identification, or how will you identify your passenger? So does the name has to match the iCard? What is the technology available, or is it a face identity? Complete clarity, because it's a very alarming national security issue which has happened at Delhi and Bombay Airport. Thank you. And is it a criminal offense if you don't travel with the right name? Like I have mentioned, sir, while we protect the data of each and every passenger, the also national security is a very important aspect. And when we are talking about Digi Yatra specifically, the name has to correlate with the Aadhaar also, because it takes Aadhaar into account. And in future, just to enhance the security side of it, we are taking the passport data also, so that better security system is in place. But for the moment, the name has to match the Aadhaar, so that this verification is generally done at the entrance gate CISF point itself. If it is not done through Digi Yatra also, everyone would have encountered the situation where they're going with the boarding pass and the first thing they say is show us a verifiable ID. And that the reason they do it is they check the face and they check the name also. So it has to match, and that is when we ensure that the passenger is allowed to travel. Thank you.
आगे बढ़ेंगे। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चल रही हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दूसरे चरण में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर शाहबाद विधानसभा पहुंची। प्रथम चरण में मिले अपार जन समर्थन से उत्साहित सांसद ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का 30 अगस्त तक 56 विधानसभाओं में पहुंचने का तूफानी कार्यक्रम जारी किया। सांसद ने पहले चरण में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक कुल 13 हलकों में पदयात्रा की और जनसभा कर भाजपा सरकार के 10 साल के कुशासन के खिलाफ जनता के सवालों का जवाब और हिसाब मांगा है। तो फिर एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा ने दोबारा अंबाला से इस यात्रा को शुरू किया, जहां पहले दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर उनके बलिदान दिवस पर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं यात्रा के आगमन के बाद नगर में पदयात्रा भी निकाली। और हम जवाब किससे मांगेंगे? भाजपा से ही मांगेंगे, सरकार से ही मांगेंगे। जब केंद्र की सरकार ये बता रही हो कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, देश में सबसे ज्यादा क्राइम यानी सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है, पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, तो उसका जवाब किससे मांगे? भाजपा सरकार से ही मांगेंगे। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? हर वर्ग क्यों दुखी? हर वर्ग आज सड़क पे है, स्ट्राइकों पे है, और हर वर्ग की इतनी अनदेखी और अन्याय हर वर्ग के साथ किया इस सरकार ने। तो ये हमारा कार्यक्रम है हरियाणा मांगे हिसाब। और आपने देखा होगा कि जब से अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन 15 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया भाजपा सरकार ने, लेकिन वो कहता तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल अंबाला के गांव शेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में लद्दाख में शहीद हुए गुरप्रीत सिंह के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शहीद के घर पहुंचकर सर्वप्रथम शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया, जिसके बाद शहीद गुरप्रीत सिंह के परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि अंबाला के गांव शेरपुर पहुंचे सीएम सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल लद्दाख में शहीद हुए गुरप्रीत सिंह के घर पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुष्प अर्पित कर शहीद की शहादत को नमन किया और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि अंबाला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल पुष्प अर्पित कर शहादत को नमन किया। लद्दाख में शहीद हुए गुरप्रीत सिंह के घर पर दोनों मंत्री पहुंचे और जहां पर परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर 23 वर्षीय युवक की मौत पानी में डूबने के कारण मौत हुई है। प्रशासन और पुलिस अभी तक नहीं निकाल पाई शव। परिजनों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। गुस्साए स्थानीय लोगों ने लगाया रोड पर जाम। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों में हुई नोकझोंक। बरसाती पानी ज्यादा होने के कारण नाले में गिरा युवक। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में 23 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है और ऐसे में गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। बरसाती पानी ज्यादा होने के कारण नाले में गिरा युवक। आपको बता दें ये रात करीब 9 बजे की घटना बताई जा रही है। मोहना रोड पर 23 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। पानी में डूबने के कारण युवक की मौत हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन और पुलिस अभी तक शव नहीं निकाल पाई है और परिजनों ने प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गुस्साए स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों में तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि बरसाती पानी ज्यादा होने के कारण नाले में युवक गिरा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और अभी तक प्रशासन पुलिस जो है वो शव को नहीं ढूंढ पाई है। आपको बता दें उसके बाद गुस्साए परिजनों ने प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं
और स्थानीय लोगों ने रोड भी जाम कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन और पुलिस अभी तक शव को ढूंढ नहीं पाई है और परिजनों ने प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पानी की किनारे में गया उसी टाइम पर मुक्त अभी बुला रखी है गोताखोर भी अभी आ रही, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए इसका लड़का गया लेकिन हम अपनी तरफ से जो महाराष्ट्र काम ड्यूटी के अंदर कोई लापरवाही नहीं कर। तो कब तक पहुंच रही है एनडीआरएफ की टीम? क्या कारण रहा गिरने का? ज्यादा पानी था। वो खाना पैक कराने आया था यहाँ, उसके बाद पेशाब करने आया यहाँ से फिसल के। क्या 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 नाम था उसका? प्रिंस शर्मा। कितनी उम्र है? 23-24। कितने बजे की बात है? फिर आपको 9 बजे की बात है, बारिश हुई। तो पानी ज्यादा था? हाँ पानी ज्यादा था, भरा हुआ था, पूरा ऊपर चल रहा था या क्या? तो प्रशासन के अधिकारी या कोई अभी नहीं पहुंचा? आपको तो उन्होंने ट्राई किया था, एसडीआरएफ की टीम आई थी, लेकिन अंदर कोई नहीं घुसा, सिर्फ आंखों से चेक किया है। तो अंदर घुसे बिना तो पता लगेगा ही नहीं कुछ भी। अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि 16 सेक्टर से टीम आ रही है, अभी थोड़ी देर में सामान लेके निकल चुके हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, तब वो करेंगे कार्यवाही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।